तो हम बात कर रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो आपकी तैयारी का होता है, सिलेबस का होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है स्थान का, प्लेस का, कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, किस इलाके से आते हैं। क्यों होता है ये इसलिए है, अगर आपने देखा हो कि गांधी जब भारत आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा था कि आप भारत घूमो पहले 1 साल के लिए। आज के दिन आए थे ना, 9 जनवरी है प्रवासी भारतीय दिवस। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जब भारत आए तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि आप पहले भारत को जानो कि भारत क्या है, फिर हम आगे बात करेंगे। सेवा की बात बाद में करेंगे, राजनीति भी बाद में करेंगे। पहले भारत को जानो, पहले भारत को जानना पड़ेगा, उसको जाने बिना जो है आप भारत की सेवा नहीं कर सकते। विवेकानंद पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद अध्यात्म और दर्शन के ऊपर कुछ लिख पाए थे, इसलिए विवेकानंद बिल्कुल अलग तरीके से लिखते हैं। अभी वर्तमान में बहुत सारे नेता आपको ऐसे दिखेंगे जिन्होंने भारत को भी जाना नहीं है और वो भारत का नेतृत्व करने लगे, इसलिए उनके फेल्योर सामने आते हैं, उनकी असफलताएं सामने आती हैं। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने भारत को भी समझा नहीं, इसलिए आपने देखा होगा कि मसूरी का जो लबासना वाला ट्रेनिंग है उसके अंत में भारत दर्शन होता है। पूरे भारत में आईएएस अधिकारियों को घुमाया जाता है, जो ट्रेनिंग होते हैं उनको सबको घुमाया जाता है, पर वो लोग उसको पिकनिक टाइप या उस तरह से लेते हैं घूमने को, जबकि उसका उद्देश्य है कि उसको जानोगे। आपकी रूरल ट्रेनिंग भी होती है, ग्रामीण भारत की ट्रेनिंग भी होती है, प्रोजेक्ट होते हैं। हमारे यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जब कोर्स कराया जाता है तो बच्चों को गांव में भेजा जाता है कि आप ग्रामीण भारत की स्टडी करके आओ। आप भी जब एनएसएस का काम करते हैं कॉलेज में या और कोई काम करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि आप गांव में 7 दिन रह के आएंगे, 5 दिन रह के आएंगे, गांव के लोगों की स्थिति देख के आओ। तो आप किस प्लेस से आते हो, अर्बन से आते हो, रूरल से आते हो, आप गुजरात से आते हो, महाराष्ट्र गुजरात में जाओगे तो वहां सिविल सर्विसेज का उतना क्रेज नहीं है। वहां के बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करते। उधर सब पूना में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, उधर लोग इंजीनियरिंग, डॉक्टर, बस वो उधर जाएंगे, आईएएम, मैनेजमेंट, उसमें जाएंगे। सिविल सर्विसेज के प्रति क्रेज नहीं है, इसलिए बड़ी कोचिंग, अब मुंबई में सबसे बड़ी कोचिंग होनी चाहिए थी, दूसरे नंबर की तो होनी चाहिए थी कम से कम। टॉप 10 में से कोई भी कोचिंग मुंबई में नहीं है, क्योंकि मुंबई औद्योगिक राजधानी, बहुत पैसा है, सब कुछ है। तो आप कोचिंग देखते हो ना, तो क्यों नहीं है? तो उत्तर भारत में ये सब कुछ क्यों है? बिल्कुल अलग चीज है। भारत का जो कोना कोना है बिल्कुल अलग चीज है। इसलिए आज जो एथिक्स का पेपर आप देखोगे ना, उसके मूल्य भी, जो वैल्यूज, मॉरल्स और वो जो चीजें थी, वो भी आपको एरिया वाइज अलग अलग मिलेगी। इसलिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी पिछली बार वो शुभम कुमार जो है बिहार का, वो 164 ले गया, क्योंकि बिहार है। तो बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, ये जो बीमारू राज्य कहलाते थे पहले, वहां पर एथिक्स का इंपॉर्टेंस बिल्कुल अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंस बिल्कुल अलग है, कलेक्टर की पोस्ट का इंपॉर्टेंस बिल्कुल अलग है। तो मोदी और अमित शाह जहां से आते हैं वो राज्य ऐसा है कि वहां पैसा बहता है और करप्शन स्वाभाविक है। अब जब आप करोड़ों का काम करते हो, अरबों का व्यापार करते हो, तो 1-2 सूटकेस कुछ लाख के, करोड़ के आप इस नाम से रखोगे कि ये बांटना पड़ेगा और ये देना पड़ता है। लेकिन ये जो जिस राज्य से हम बैठे हुए हैं, जहां मध्य प्रदेश में, वहां पर गुजरात में करप्शन ज्यादा है अमाउंट के रूप में। अगर आप टोटल देखोगे कि करप्शन में कितना पैसा गया, अधिकारियों को कितना पैसा दिया गया, तो मध्य प्रदेश से 100 गुना, 1000 गुना होगा। 1000 गुना भी होगा तो कोई एग्जेजरेशन नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्केल है वो बहुत ज्यादा है। यहां जो व्यक्ति नहीं दे सकता है उससे भी जबरदस्ती लिया जाता है। कुछ बात समझ में आ रही है? गुजरात में किससे लिया जाता है? जो दे सकता है, जो 10 करोड़ दे सकता है, उसे 1 करोड़ ले रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? या 5 करोड़ ले रहे हैं, आधा ले रहे हैं। कितनी रिश्वत दे सकता है? 10 करोड़ दे सकता है। 100 करोड़ की रिश्वत दे सकता है, 50 करोड़ ले रहे हैं।
लेकिन मध्य प्रदेश में यदि कोई आदमी 500 रुपए की रिश्वत दे सकता है तो उससे 1000 रुपए लिया जा रहा है। अब बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां इसलिए आपको खबरें यहां ज्यादा मिलेंगी, तो ऐसा लगता है करप्ट इलाका कौन सा है, ये है। यहां करप्शन बहुत ज्यादा है, जबकि करप्शन की मात्रा देखेंगे तो आपको उन राज्यों में, और उसको व्यवहार मान लिया गया, उसको स्वाभाविक मान लिया। और वो जो व्यक्ति को 100 लाख देने थे, 1 करोड़ देने थे, उसको 50 लाख देने पड़े तो वो शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो तो 1 करोड़ दे सकता था, आपने 50 लाख की रिश्वत मांगी उससे, तो वो शिकायत करता नहीं। उसको लगता है कि मेरा तो 50 लाख बच गया, तो वहां शिकायतें भी नहीं होती, वहां छापे भी नहीं होते। लेकिन यूपी, एमपी, बिहार, ये जो क्षेत्र है, यहां प्रशासनिक सेवाओं का इंपॉर्टेंस बिल्कुल अलग है, करप्शन का लेवल बिल्कुल अलग है। इसलिए मोदी पंजाब में फेल होते हैं ना, बीजेपी सक्सेस नहीं होती। पंजाब के लोग उनको दिल्ली में आके भी फेल करके जाते हैं, और मोदी जब पंजाब में जाते हैं तो वहां पे भी वो फेल हो जाते हैं। उसका कारण है कि वो गुजरात के हैं, वो माइंडसेट नहीं समझ सकते अभी। ये बिल्कुल अलग इलाका है। पंजाब फिर डिफरेंट है, वो गुजरात और एमपी, यूपी, बिहार किसी से मैच नहीं करता, वो बिल्कुल ही अलग है। वहां पैसा भी मायने नहीं रखता, वहां पोस्ट भी मायने नहीं रखती, उनका ईगो मायने रखता है, वो भी सरदार वाला, वो बिल्कुल अलग चीज है। उस ईगो को जो हर्ट करेगा उसको निपटा दिया जाएगा। इंदिरा गांधी को खत्म कर दिया, ईगो हर्ट हो गया था, वो बिल्कुल अलग चीज है। यहां का ईगो कुछ नहीं है एमपी में, पैसा। एमपी के लोग झूठ भी बोलते हैं, डरते भी हैं, और करप्शन भी करना है। उनको करप्शन करना है, लेकिन ताल ठोक के करना है, डरते वरते नहीं है। और करप्शन जरूरी नहीं है, नहीं होता है तो नहीं भी करना है, बिल्कुल अलग तरह की चीज है। और वहां पर करना ही करना है, झूठ वोट नहीं बोलना है। आपको पैसे चाहिए, पैसा 1000 ले लो, धोखा भी नहीं देंगे हम। गुजरात के लोग धोखा भी नहीं देंगे, पैसा दे देंगे आपको, जितना चाहिए उतना दे देंगे, पंगा नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश का भी आदमी पंगा नहीं लेगा, लेकिन यहाँ झूठ भी बोलेगा, धोखा भी देखेगा, फराब भी करेगा, कॉल करके मुकर जाएगा। इतना देने की बात थी, नहीं इतना नहीं, मैंने तो इतना ही कहा था। इस टाइप की चीजें बहुत है। तो ये क्षेत्र के हिसाब से मैंने आपको करप्शन के हिसाब से इसलिए शुरू किया क्योंकि प्रशासन में स्थान का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आज का जो आप पेपर देखोगे उसमें भी यदि आप देखोगे तो ये जो मूल्य हैं ये बदल जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाके बदल जाता है। इसलिए किसी किसी परिवार में जो मूल्य है वो दूसरे परिवार में वो मूल्य नहीं है, वैसे उस प्रकार के मूल्य नहीं है। और किताबें जो लिखी गई है, इसीलिए आप देखोगे कि उत्तर भारत के ज्यादा प्रधानमंत्री हुए हैं अभी तक, दक्षिण भारत से और वहां से प्रधानमंत्री इसलिए नहीं होते क्योंकि भारत, अब देखो कि सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं है या नहीं, ये किसको फर्क पड़ता है? गरीब आदमी को फर्क पड़ता है। क्योंकि जो अमीर आदमी हो तो प्राइवेट अस्पताल में जाता है, सरकारी अस्पताल में कभी जाता नहीं है, और सरकारी स्कूल में भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट के फायदे उठाना या गवर्नमेंट के नजदीक रहना या पॉलिटी को अगर आपको समझना है तो वो कुछ राज्यों के अंदर ही समझ सकते हो। उन लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पॉलिटी से, राजनीतिक व्यवस्था से, राजनीतिक ढांचे से, संविधान संशोधन से भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो देखो कि कृषि कानूनों का फर्क किसको पड़ा था? उत्तर प्रदेश के कुछ जाट लोगों को और पंजाब को। वही किसान वहां गए थे और कितनी जिद थी, 1 साल तक बने रहे सब काम छोड़ करके, इतने जिद थे। तो क्या इतना जरूरी था? तो दूसरे लोगों को 1 महीने के लिए तो जाना था, 15 दिन के लिए तो जाना था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं गए क्योंकि उनको उचित ही नहीं लगा। उनको लगता था कि ये इतना जरूरी नहीं है जाना, क्योंकि राजनीतिक चेतना उस तरह की नहीं है। इसलिए पहले भारत को समझना पड़ेगा, आपको अलग अलग क्षेत्र की विशेषता को समझना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री और ये गुजरात के होने की वजह से कुछ चीजों को समझ नहीं पाया। गांधी ने सबसे पहला काम क्या किया? आंदोलन की शुरुआत चंपारण से की, बिहार से। वहीं से उनको बहुत कुछ समझ में आ गया पहली क्लास में। और सबसे बड़ी चीज है उनकी सारी एक्सरसाइज तो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, तो बिल्कुल एक अलग टाइप की कंडीशंस थी। तो वो जो 20 साल की एक्सरसाइज है लगभग, उसने उनको बहुत कुछ ट्रेंड कर दिया था।
21-22 साल में वो पूरी तरह से मज गए थे, बजे हुए खिलाड़ी हो गए थे। और वो जवानी के महत्वपूर्ण दिनों में उन्होंने वो सारा काम वहां किया। यहां आए थे तब तक वो मैच्योर हो गए थे, इसलिए उन्होंने पहला आंदोलन कहां पे किया? चंपारण में किया। इसलिए वो अखिल भारतीय नेता भी बने। यहां अखिल भारतीय नेता बने हैं मोदी, लेकिन समझ की कमी है। ऑल इंडिया लेवल की वो जो समझ होनी चाहिए, दरअसल वो यहां समझे हैं तो धर्म को आगे लेकर के चल रहे हैं, तो वाराणसी से खड़े होना और फिर गंगा माता और मंदिर और वो अभी उसको लेके चल रहे हैं। अभी भी सामाजिक समस्याओं को, सामाजिक ढांचे को, जातिवाद को, उत्तर भारत में फैले हुए असमानता को, कमजोरियों को, शोषण को, गरीबी के कुचक्र को, अभी भी उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं है। इसलिए वही है, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। तो गुजरात में कोई पैदा है तो हरा ही हरा सूझेगा उसको, गुजराती के हिसाब से वो व्यक्ति। हालांकि उनका कई बार स्ट्रगल वाला जो बहुत सारा हिस्सा है वो उत्तर भारत में गुजरा, लेकिन जो फेलियर सामने आते हैं वो समझ की कमी यही है। तो प्रशासन के तौर पे वंडर्स दैट वाज इंडिया, एक अद्भुत भारत किताब है ना एल बाशम की, वो जरूर पढ़िए। भारत को समझने की कोशिश कीजिए, भारत को समझिए कि भारत क्या है। खास करके उत्तर भारत बहुत पेचीदा है, नॉर्थ इंडिया बिल्कुल अलग है। वंडर्स दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत, हिंदी में अद्भुत भारत के नाम से, बिल्कुल पेचीदा है। इसलिए आप यहाँ के बनिया आदमी को देखोगे और जो मारवाड़ी आदमी मुंबई चला गया, चेन्नई चला गया, उसको देखोगे, उस जैन कम्युनिटी के लोगों को देखोगे, तो यहाँ के अलग हैं और वहां के लोग अलग हैं। वो लोग करोड़पति अरबपति भी बनते हैं तो निष्ठावान भी रहते हैं, धर्म के प्रति भी, और चरित्र भी बनाए रखते हैं। यहाँ का आदमी बहुत जल्दी चरित्र खो देता है, खाने पीने में भी वो मांसाहार भी शुरू कर देता है, शराब भी पीने लगता है, सिद्धांतों का पालन भी करता है और चरित्र भी खो देता है, व्यभिचार में भी हो जाता है, और पैसा भी उतना नहीं कमा पाता, उनके बराबर नहीं कमा पाता। और यहाँ जो सफलता है वो धोखाधड़ी से, झूठ बोल करके, जमाखोरी करके, चोरी करके, टैक्स चोरी करके और भ्रष्टाचार करके इकट्ठी होती है, मेहनत करके नहीं होती। आप एक एक कम्युनिटी के बारे में देखो, यहाँ के दलितों को देखो, वहां के दलितों को देखो, यहाँ के ब्राह्मण वर्ग को देखो, वहां के ब्राह्मण वर्ग को देखो, कम्युनिटी वाइज देखो, व्यापार के हिसाब से देखो चीजों को, सरकारी नौकरियों के हिसाब से देखो आप चीजों को। तो मैं आज आपको जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई करते हैं ये सब, लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जब लिखने की बात आती है तो हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं उस टाइप का पूर्वाग्रह फिर लिखने में आ जाता है। तो उसका नुकसान ये होता है कि वो जो प्रॉपर आंसर आना चाहिए वो नहीं आ पाता। आंसर जो होता है वो क्लासिकल होता है, व्यावहारिक, क्लासिकल और अप्लाइड दोनों के बीच का होता है। अब कुछ लोग प्योर क्लासिकल हो जाते हैं, कुछ प्योर अप्लाइड हो जाते हैं। तो आपको क्लासिकल थ्योरीज को भी ध्यान में रखना है और उसका एप्लीकेशन भी ध्यान में रखना है कि व्यवहार में उसको कहां लाया गया है। इसलिए कई सारे कानून इस टाइप के बने हुए हैं, किसी प्रदेश के लिए उस कानून का कोई मतलब ही नहीं है, वो लागू ही नहीं होता उस प्रदेश में, क्योंकि उनको लगता है कि इसकी क्या जरूरत थी। उत्तर प्रदेश में जो शक्ति आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ चाहते हैं और जिस तरह से वो आक्रामक होते हैं, वो आक्रामकता किसी दूसरे राज्य में जाकर के इतनी महसूस ही नहीं। उनको लगता है कि इतना आक्रामक होने की क्या जरूरत है, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है, ये किसी कम्युनिटी को इतना दबाने की क्या जरूरत है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां की समस्या बिल्कुल अलग है। तो मैं आपको अभी के नेताओं के चरित्र के हिसाब से ही बताना चाहता हूं। अधिकांश लोग, मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि मोदी और योगी से इसलिए भी इंप्रेस रहते हैं कि इनके बच्चे नहीं है, आखिर ये किसके लिए बचाएंगे। मतलब सोशल मीडिया को अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक एक कमेंट होता है कि आखिर ये किसके लिए कर रहे हैं, इनके खुद के तो कोई बच्चे नहीं, परिवार ही नहीं है। तो ये जो कमेंट है ये धर्म के भी ऊपर चला जाता है। मुझे लगता है कि कोई ये कहे कि नहीं ये कट्टर हिंदू है इसलिए हमको पसंद है, उसके बजाय ये वाला कमेंट कि इनके बच्चे नहीं है, क्योंकि हिंदू तो और भी बहुत है।
लेकिन वो सब परिवार वाले हैं और अपने ही परिवार वाले को टिकट भी दिलाना चाहते हैं, उसी को विधायक भी देखना चाहते हैं, उसी को मंत्री भी बनाना चाहते हैं और उसी को राजनीति में आगे देखना चाहते हैं। और वो लोग करप्ट हैं भी, उनके पास है भी बहुत कुछ, पर्सनल बहुत संपत्ति है उनके पास, साम्राज्य बना लिया उन्होंने। तो 3-4 तरीके से स्थानों को, 3 मैं जो बताता रहता हूं, देश, काल, परिस्थिति, टाइम, स्पेस एंड कंडीशन वाली जो बात आती है, आपके प्रश्न या आपकी तैयारी इससे प्रभावित होती है। एक तो एंशिएंट टाइम से लेके वर्तमान समय तक उसका एक अध्ययन करके थोड़ा सा आपका लिखने का पैटर्न सेट होना चाहिए, पढ़ने का भी, तब जाकर के होगा। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, ब्राह्मण वाला एग्जांपल दूं। वैदिक काल के ब्राह्मण को यदि आप देखोगे तो उसके लिए संपत्ति आवश्यक नहीं है। वैदिक काल का ब्राह्मण गुजारा करेगा दान से, क्योंकि वहां ब्राह्मण में क्या होता है, दान लेता है, मतलब वो शिक्षा का ठेका लेता है एक तरह से पूरे गांव का, कि आपके बच्चों में संस्कार में डालता रहूंगा, शिक्षा कराता रहूंगा, आपके घरों पे संस्कार कराता रहूंगा, हवन करूंगा, यज्ञ होता रहेगा। और मोहल्ले का, गांव का एक पुरोहित हो जाता था और एक एरिया होता था, जैसे पटवारी सर्कल होता है ना, ऐसे ब्राह्मण का एक सर्कल होता था कि इतने घर, इतने गांव या इतना बड़ा एरिया, इतनी जनसंख्या का पुरोहित मैं हूं, ये सब मेरे जजमान है और मैं इनके यहाँ पुरोहित का काम करूंगा, मंत्रोच्चार करूंगा, इनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा दूंगा, गुरुकुल चलाऊंगा या इस प्रकार के कोई काम करूंगा और इसके बदले में मेरा भरण पोषण होगा। तो यदि आप कभी पंजाब जाएं तो पंजाब में आपको ब्राह्मण जो है इस तरह से लैंडलॉर्ड रूप में नहीं मिलेगा। खास करके अब तो थोड़े बहुत कहीं कहीं हो गए हैं, बाकी आज से 25 साल 30 साल पहले, 40 साल 50 साल पहले ब्राह्मण जो है वहां पर आपको केवल पुरोहित कार्य करने वाला मिलेगा, यानी जिस मोहल्ले में वो रहता है उस मोहल्ले के सभी लोगों के वो काम देखता है, धार्मिक कर्मकांड करते हैं और उसके बदले मोहल्ले वाले उसका भरण पोषण करते हैं। तो उसको संपत्ति की आवश्यकता ही नहीं है, उसको खेत किसके होंगे, पंजाबी सरदारों के खेत है। ब्राह्मण का खेत होगा मतलब ये एक्सेप्टेंस नहीं है, सोसाइटल एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में आप आ जाएंगे, रीवा साइड में जाइए, यहां जाइए तो सारी जमीनें लैंडलॉर्ड कौन है, सारे ब्राह्मण, खास करके यूपी से लगे हुए एरिया में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं। तो यहां तक कि राजनीति में चले जाइए, नरोत्तम मिश्रा, ये वो वीडी शर्मा वो बने हुए हैं बीजेपी अध्यक्ष, और वो सब टॉप लेवल पे देखिए, कांग्रेस बीजेपी किसी में भी राजनीति के टॉप लेवल पे कौन है, बिल्कुल जो कमांड कर रहे हैं, डोमिनेंट। ये किसी गांव में जाइए तो डोमिनेंट कास्ट कौन है, ब्राह्मण है। तो स्थान पर अब आपको 2 चीजें देखनी पड़ेंगी, एक स्थान, एक टाइम। एंशिएंट टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम में अंतर आ गया। एंशिएंट में क्या था, मॉडर्न में क्या हो गया, एक चीज एरिया वाइज आ गया, स्थान में परिवर्तन आ गया, और कंडीशन जैसे पॉलिटिकल कंडीशन है या ऐसा है तो उसके आधार पर अंतर आ गया। ऐसे आपको कम्युनिटी वाइज आप जब साउथ तक जाएंगे तो इतना डिफरेंस मिलेगा आपको। इसलिए गुजरात में जाते हैं तो पटेल, पाटीदार कम्युनिटी, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ये लोग ओबीसी में आते हैं और खेती बाड़ी करने वाले लोग माने जाते हैं कि ये कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए लोग पाटीदार होते हैं। नाम जो बना था वो भी पट्टीदार था, यानी खेत की पट्टी, उसके ऊपर जिसका कब्जा है वो पट्टीदार है। जमींदार होता है जमीन के ऊपर, उस जमीन का नाम, जमींदार का नाम जो है वो क्या हो गया, पट्टीदार। वो सरनेम लगाने लगे पटेल, इसलिए पटेल सरनेम लगाते हैं, पाटीदार सारे क्या लगाते हैं। तो आप पटेल के बिना गुजरात इमेजिन कर सकते हैं क्या? किसी भी फील्ड में जाओ, कौन है डोमिनेंट कास्ट, कौन है, पटेल है। पढ़िएगा किताब M.N. श्रीनिवास का सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, उसमें डोमिनेंट कास्ट का उन्होंने कंसेप्ट दिया है। देखिए अगले साल 1 या 2 सालों में यूपीएससी में ऑप्शनल एक जो बचा हुआ है वो भी खत्म होने जा रहा है। 1-2 सालों में, 3 सालों में हो जाएगा,
क्योंकि जो रिकमेंडेशन है कमीशन के वो है कि इंडियन सोशियोलॉजी को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए। एमपीपीएससी में तो आ गया सोशियोलॉजी, देख लिया आपने मेंस के सिलेबस में, वो उन्होंने पहले डाल दिया। एमपीपीएससी वाले बिफोर ऑप्शनल भी पहले खत्म कर दिया और सोशियोलॉजी भी पहले से डाल दिया। यूपीएससी वाले क्या करेंगे कि 2 पेपर और बढ़ा देंगे या फिर 1 पेपर और बढ़ा देंगे, इसी को मर्ज कर देंगे टोटल में, और वो पेपर होगा इंडियन सोशियोलॉजी का। तब आपको ये चैप्टर और ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा जो मैं बात कर रहा हूँ। इंडियन सोशियोलॉजी और भारत का समाज शास्त्र, तो समाज को पढ़ना मतलब यही लैंग्वेज होती है। आप कहोगे आप तो जातिवाद में बात करो, आप तो ऐसे बात करो, नहीं, बात नहीं, ये है सच्चाई है। डोमिनेंट कास्ट गांव-गांव में मौजूद हैं और वो असर भी दिखाती हैं, यहां तक कि पॉलिटिकल पार्टीज उसी आधार पर टिकट देती। भाई ये तो सच्चाई है, अब उसमें बात क्या करना है। और आप जाओगे तो आपको सोशल इन्फ्लुएंस आएगा ना, वहां से आपको तो प्रभावित होना पड़ेगा ना। आप कलेक्टर बन के जाओगे तो आपको उस वर्ग के व्यक्ति को सम्मान देना पड़ेगा ना अपने ऑफिस में, नहीं तो आपको भगवा देंगे, वहां से हटा देंगे, 4 दिन नहीं कलेक्टर रहने देंगे आपको, ऐसे थोड़ी रह पाओगे। तो ये सब तो सच्चाई है भारत की, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, ये सब चीजें हैं। बस ये थोड़ा सा मेरा जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा ब्लंट एकदम ऐसा है कि वो चुभ सकता है, लेकिन मैं अगर इसको मीठा मीठा लपेट के बोलूंगा तो फिर उससे नहीं। परीक्षा का पेपर तो आपने देख लिया, आज का पेपर देखा है ना, आज के क्वेश्चंस देखे कि नहीं? अगेंस्ट गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के फेवर में? अगेंस्ट जाता है। अगेंस्ट, देखिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसलिए जाता है क्योंकि वो सच्चाई वाली बात करता है। यूपीएससी में अभी भी मैं बताऊं आपको कि जो एलीट है और जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है उसमें या तो लोग कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी भी एलीट और इंटेलिजेंट लोग बीजेपी से नहीं जुड़े हैं, अभी भी नहीं जुड़े हैं, अभी टाइम लगेगा उसमें। अभी वो बहुत बरसों से जुड़े हुए थे, तो अभी आपको पेपर सेटर हुए, पढ़ाने वाले लोग हुए, अभी आपको बीजेपी आरएसएस में नहीं मिलेंगे। पूरी दुनिया में राइट विंग राइज कर रहा है, ये बात तो सही है, पूरी दुनिया में राइट विंग राइज कर रहा है। यहां तक कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2024 में फिर वो ट्रंप फिर से आ जाएगा। बाइडेन का कोई ज्यादा वो नहीं है, ट्रंप के फिर से आने के चांसेस भी लग रहे हैं लोगों, अमेरिका जैसे देश में। और राइट विंग मतलब जो प्रगतिवादी कह सकते हो, यूं कहें कि जो समता मूलक समाज की बात नहीं करता, जो इक्वालिटी की बात नहीं करता, राइज होने की बात करता, कैपिटलिज्म की बात करता है, और ट्रिकल डाउन में विश्वास रखता है कि आगे बढ़ते जाओ, जिसको पीछे छूटना है छूटता जाएगा, जिसको आना होगा दौड़ते भागते पकड़ेगा, हम किसी के लिए रुकने वाले नहीं है। इसको बोलता है राइट विंग, दक्षिणपंथी। तो दक्षिणपंथ का बोलबाला पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में। ये जो हो रहा है, मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, आरएसएस कर रही है, बीजेपी कर रही है, ये कोई नया चीज नहीं है, ये दुनिया का अभी का ट्रेंड है। और मुसलमानों के प्रति नफरत जो है वो केवल भारत में नहीं है, वो भी पूरी दुनिया में है। अब कई जगह पर क्या है कि वो बोल देते हैं। अब अमेरिका में तो अभी एक सरदार मार दिया, अब वो अंदाजा ही नहीं, वो दाढ़ी वाला मतलब ओसामा बिन लादेन समझते हैं। अब उनको ये अंदाजा नहीं, दरअसल वो इंडिया को ही ढंग से नहीं जानते, तो उनको थोड़ी पता कि इंडिया में एक कम्युनिटी है जो पंजाब में होती है, उनको सिख कहते हैं, और मुसलमान जो मौलवी दाढ़ी रखते हैं वो मुसलमान एक डिफरेंट रिलीजन है, सिख एक डिफरेंट रिलीजन। उनको लगता है अच्छा इंडियन है, उधर मतलब नॉन अमेरिकन है, लंबी दाढ़ी, ओसामा बिन लादेन मारो, तो सिख को मार दिया उसको। और वो गुस्सा तो मुस्लिमों के प्रति है, सिखों के प्रति उतना नहीं है। लेकिन कनाडा में बहुत सिख हैं, उनको सबको बहुत दिक्कत आती है। अभी फ्रांस में जब आया तो धार्मिक प्रतीकों को उखाड़ो तो बोले कि नहीं, इनका ये सब लगा के क्यों घूमते हैं, और वो तो कटार भी रखते हैं, बोले हटाओ ये सब क्या है ये। तो केवल जो है वो नहीं है, अब वहां समझ ही नहीं है। अब सबसे पहले तो वहां के लोग इंडिया को जाने, तो ऐसा तो है नहीं कि हम मारने पीटने से पहले क्लास करेंगे कि व्हाट इज इंडिया और इसको कैसे टैकल करेंगे इंडिया को। तो दरअसल राइट विंग का जो मसला है, जो इंडिया अभी जिससे जूझ रहा है, अब ये उतना अच्छा तो नहीं है, अच्छा नहीं लगता किसी को भी। मतलब ये पढ़े लिखे सभ्य समाज में नफरत सिखाना या ये कहना कि ये नहीं रहेंगे। आज भी क्वेश्चन आया है कि शरणार्थियों को भगाना,
आया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन की लैंग्वेज बताओ जरा, मैं देखता हूँ। वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रही है। अब बीजेपी में तो हर आदमी एनआरसी, सीए, ये, हाँ मुझे बताओ जरा। तो वो पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो, उसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि संसद भवन के और प्रधानमंत्री निवास के 1 किलोमीटर दूर बैठ करके ऐसी लैंग्वेज लिख रहा है, वो भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहा है। वी शेप रिकवरी के अगेंस्ट आ गया। वी शेप रिकवरी ये लिखा है, शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उन्हें उत्पीड़न अथवा मानव अधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा। वो महिला वाला डिस्कस किया था ना? हाँ, वो यही है। खुले समाज और लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले किसी राष्ट्र के द्वारा नैतिक आयाम के उल्लंघन के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। और हम दावा करते हैं कि हम एक ओपन सोसाइटी है, और किसी भी किस टाइप का दावा करना कि जो अपने आप को डेमोक्रेटिक होने का दावा करता है और बोलता है कि हम ओपन सोसाइटी हैं। अगर ऐसा कोई दावा करता है कोई देश, एक मिनट, तो उसको कभी भी उन लोगों को वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उनका, अभी हमने अफगानिस्तान वालों को भेज दिया, जबकि वो बोल रहे हैं कि अगर हम अब फिर से काबुल जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि हमने भारत का साथ दिया था, हमने अमेरिका का साथ दिया था, खुल के दिया था, और हम तो लिखते थे वहां पे। तो अपने साथ, अपना खुद का साथ देने वालों को हमने शरण दी क्या? यहाँ नहीं दी। अच्छा, रोहिंग्या वाले मामले में तो हमने आने ही नहीं दिया यहाँ पे। एक तो वो कोस्ट लाइन के नजदीक आते तो एकदम वो आने दी नहीं, उतने आए नहीं। कई बार हम बोलते हैं, लेकिन हमारे पूरे देश में कैसी हवा चल रही थी, ये क्या भारत को धर्मशाला समझ रखी है? जो कोई मुंह उठा के चला आएगा, और रोहिंग्या घुसे चले आ रहे हैं, बनाओ सीए, एनआरसी। और सोशल मीडिया पे कितनी भयंकर हवा थी। तो यही तो दक्षिण पंथ है भैया। तो आपका पेपर तो यूपीएससी कितना किलोमीटर दूर है जहां ये सब, हाँ 1 किलोमीटर के दायरे में। मैं इसलिए तो कहता हूं कि मैं आपको बहुत सारे आर्टिकल पढ़ाता हूं, बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूं, तो मैं ये पढ़ाता हूं कि डेमोक्रेटिक हम हैं, हम ओपन सोसाइटी, इस हिसाब से पढ़ाते हैं। हमको कोई शौक थोड़ी है सरकार को गरियाने का। एक और देखो, न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में निष्पादन, जवाबदेही और नैतिक आचरण। कल तो बोला था आपको, कल तो बोला था कि सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा। ये लिखा है देखो, और सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक अंकेक्षण तंत्र परम आवश्यक है। यानी कि सोशल ऑडिटिंग होना चाहिए। सविस्तार समझाइए। न्यायपालिका सहित क्या बोला है? अरे जो जुडिशरी है उसका भी इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड सोशल एंड ऑडिट मैकेनिज्म। ये किसका दे दिया आपने? इकोनॉमिक्स का? नहीं, एथिक्स, GS4 का है। अच्छा, GS4 है। नहीं, एथिक्स में भी है, उसमें GS थर्ड में भी है। GS थर्ड में देखो वी शेप रिकवरी, और वो भी देखो, GS थर्ड निकालो तो पूरा का पूरा पेपर क्रिटिसिज्म वाला है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, आपको गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया है उनको क्रिटिसाइज करना है, और सब विस्तार समझाना है। तो गाली देनी, अच्छे से गाली देनी है। तो फिर आप कहोगे कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, मतलब वैसे करो। वैसे तो आप फेल हो जाओगे ना, यूपीएससी नहीं होगा। हाँ, आपका यूपीएससी नहीं होना है। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। आप क्वेश्चन का मीनिंग आप बता दो ना मुझे, आप बता दो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ग्लासगो वाला आ गया, WHO, ओके। इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों का विश्लेषण करो। तो ये आ गया था वो। ये क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में वी शेप के पुनरुत्थान का अनुभव किया, यानी रिकवरी का अनुभव किया? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करो। शेप रिकवरी हुई है तो बताओ कैसे हुई है? तीव्रतर और समावेशी आर्थिक समृद्धि के आधारित संरचना में निवेश वाला देखो, और ये फूड सिक्योरिटी एक्ट बोलना 2013, तो गांव पे नमक छिड़कना है एक तरह से। 2013 का फूड सिक्योरिटी एक्ट किसका है? मनमोहन सिंह का। उसका पूछ रहे हैं, तो क्या याद दिलाना चाह रहे हो? फसल विविधता के इसमें भी कुछ न कुछ आएगा। एक मिनट,
2014 का भौतिक विज्ञान और आतंकवाद तो ठीक है। आंतरिक सुरक्षा के लिए राज्य कारकों और गैर राज्य कारकों। अच्छा प्रश्न है। भारत में जल संकट पे है, एक ही आ गया। देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने का, कल मैं बात कर रहा था आपसे, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और वो मैंने आपको कहा था ना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये भूमि सुधार वाले जितने भी निर्णय हैं भारत सरकार के, उन्हीं पे तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था, चाहे केशवानंद भारती हो, ये सारे जमीन के मामले थे। और 31 वाला इशू था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी उसी के खिलाफ सख्त थी क्योंकि वो नेशनलाइजेशन चाहती थी। तो ये है, तो इसमें भी है, इसमें भी आपको ये सारे प्रश्न मिलेंगे। और एथिक्स वाले में तो होंगे ही डेफिनेटली, एथिक्स का तो पूरा ही उसका उद्देश्य ही वही है कि वो कर। तो पर इसमें एक तो चीजें आपको पकड़नी पड़ेगी। आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस गांव से आते हैं, वहां का माहौल, आपके बचपन की जो स्कूलिंग हुई है, सोशलाइजेशन हुआ है, उसका माहौल, ये बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ेगा आपके। तो अब चूंकि अब आप वयस्क हो गए हैं और अब आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं, आप जिम्मेदार अधिकारी बनेंगे, तो आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? तो आपकी लैंग्वेज किताबों के हिसाब से होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल लोगों के हिसाब से होनी चाहिए, एलीट क्लास के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है ना। कि आखिर जेएनयू का व्यक्ति क्या सोच रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर क्या सोच रहा है, वहां के बच्चे क्या सोचते हैं। द हिंदू, जिसको तो इंटरनेशनली बोल दिया है अखबार को कि द हिंदू जो है, नाम हिंदू है उसका लेकिन काम पूरा हिंदुत्व विरोधी है, तो उसको मानते हैं कि हिंदुत्व विरोधी अखबार है। जबकि पढ़ा लिखा कोई भी आदमी है तो वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि देखो कोई किसी को, फिल्मों में भी देखो हीरो किसको बोलते थे कि कोई किसी लड़की के पीछे गुंडे पड़े हैं और वो दरवाजा पीट रही है और वो अपना टेलीविजन की आवाज और तेज कर दी, और तो उसको तालियां पीटेंगे लोग। भाई वो अपना टेलीविजन बंद करे और उसको बुलाए और बताए कौन पीट रहा है भाई तुमको, कौन घूम रहा है तुम्हारे पीछे, और उनको हड़काए जाके। इसी को हीरो कहा जाता है ना, तो हीरोगिरी तो इसी को कहते हैं। वही नायक है, उसको नायक कैसे बोलेंगे? जो अपने काम में मशगूल हो जाए उसको नायक नहीं बोल सकते। तो एक सामान्य समझ है ये कि अगर कोई दरवाजा पीट रहा है भारत का और शरणार्थी के तौर पे आना चाहता है तो आप उसको शरण दोगे। तो मनमोहन सिंह के समय में तो नहीं कहेंगे, पीवी नरसिम्हा राव के समय में तालिबान का उदय हुआ था, नॉर्दर्न अलायंस जो है वो खत्म हुआ था और अफगानिस्तान में हालात खराब हो गए थे 20 साल पहले, खास करके 1991 से 95 के बीच में। तब किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव की सरकार थी। अस्थिर सरकार थी, आर्टिकल भी आया उसका द हिंदू में, अस्थिर सरकार थी क्योंकि सपोर्ट बाहर से था, ऐसी बहुत ज्यादा बहुमत वाली सरकार नहीं थी। लेकिन उन्होंने तय किया कि हम वहां पर जो अफगानिस्तान में परेशान लोग हैं उन सब लोगों को यहाँ शरण देंगे, उनको नागरिकता देंगे, उनको यहाँ एजुकेशन देंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे और उनको भारत में शरण दी जाएगी। ऐसे लाखों लोगों को भारत में शरण दी गई, हजारों को तो दी गई और लाखों लोगों को सपोर्ट किया गया। पार्ट टाइम वो आते थे, ट्रेनिंग होती थी उनकी कि आखिर तुमको तालिबान से कैसे लड़ना है। भारत ने ट्रेनिंग दी है उनको, पिछले 25 सालों से भारत ट्रेनिंग दे रहा था कि तालिबान का मुकाबला कभी करना पड़े तो कैसे करोगे, आत्मनिर्भर अफगानिस्तान को होना है तो कैसे होना है। वो लोग जो 91 से लेकर 2000 तक भारत में शरण पाए हुए थे, उन लोगों ने अभी भारत की बहुत मदद की अफगानिस्तान में। भारत को वहां ले जाना, भारत को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना, भारत के साथ मिलकर के काम करना, इस सारा का सारा काम उन लोगों ने किया क्योंकि 10 साल में उन्होंने भारत में रह करके सीखा है और भारत के लोगों का विश्वास जीता है और भारत ने उनका विश्वास जीता है। इस वजह से हमको इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले थे अफगानिस्तान में। और उनका सबसे, हमारा परम मित्र, हमारा सबसे पड़ोसी तो पाकिस्तान है, लेकिन हमारा परम मित्र जो है वो भारत है। तो हमने बोया है, उसको हमने 20 साल तक काटा है।
20 साल तक जब अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में पड़ी रही तो हमने वो बोया हुआ काटा है, और अब एक मजबूत सरकार है, फुल मेजोरिटी वाली है, और हमने और जिनने 20 साल हमारी वजह से तालिबान से पंगा लिया या हमने ट्रेनिंग दी तालिबान से पंगा लेने की, उन लोगों ने जब दिल्ली में आना चाहा तो हमने मना कर दिया, फिर उनको दूसरे देशों में जाना पड़ा भी, हमने उनको वीजा देने से, उनको शरण देने से मना कर दिया। तो यहाँ जो राइटर लिखते हैं ना अखबारों में, वो ये कहते हैं कि कल को तालिबान खत्म होगा, क्योंकि आतंकवाद तो खत्म होना ही, एक्सट्रीमिज्म तो एक दिन खत्म हो जाता है, और फिर से जब शांति बहाली होगी और फिर से एक नया अफगानिस्तान जब जन्म लेगा और जब आतंक नहीं होगा, तब भारत को कितना समर्थन मिलेगा। जो लोग शरण मांगते मांगते बड़ी अपेक्षा से हमारे गेट पे आए थे और हमने जब उनको भगा दिया था, और फिर हम तो सीए एनआरसी भी ला रहे हैं, तो ऐसे समय में जब फायदा उठाने की जब बात आएगी तो तब वो क्या भारत को सपोर्ट करेंगे? तुमने तो मुसीबत में हमको छोड़ दिया था, और सबसे बड़ी चीज है हम तो बैकडोर से बातचीत भी कर रहे हैं तालिबान से, और हम तो तालिबान से बातचीत करने लगे, तो बड़ा सिखा रहे थे भाई तुम तो हम तो सोचते हैं कि चलो अमेरिका जैसा देश अगर वो हो गया तो हम कैसे टिक सकते हैं, तो हमको तो बातचीत करनी पड़ेगी। अमेरिका ने भी तो बातचीत की है, ट्रंप ने आकर के सारा गेम, ओबामा तक तो ये था नहीं, लेकिन ट्रंप ने जो है विड्रॉ करना शुरू कर दिया था, तो बाइडेन को उसको आगे बढ़ाना पड़ा उस काम को। बाइडेन उस मेंटेलिटी के नहीं है, ना ही डेमोक्रेट्स की ये पॉलिसी होती है, लेकिन उनको उस काम को आगे बढ़ाना पड़ा क्योंकि इनिशिएट हो चुका था। ट्रंप पीछे कदम उठा नहीं सकते थे, और उनकी आलोचना भी बहुत हुई, बाइडेन पीछे नहीं जा सकते थे, तो बाइडेन की आलोचना भी बहुत हुई, लेकिन भारत को तो मात्र शरण देनी थी ना, लेकिन हमने नहीं दी। तो आगे को फिर कभी जब ऐसी कभी परिस्थितियां बनेगी और भारत अफगानिस्तान रिलेशन की बात बनेगी, तो भारत को सपोर्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पर हम ये जो राइट विंग होता है ना, खास करके अल्ट्रा राइटिस्ट जो होते हैं, ये बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोच नहीं होती, ध्यान रखिए। मोदी और अमित शाह जैसे लोग जो अल्ट्रा राइटिस्ट हैं, ये पूरी दुनिया के अल्ट्रा राइटिस्ट जितने भी हैं, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे वो विक्टर ओरबान हो, चाहे वो टर्की वाला रजब तैयब एर्दोगान हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो और या ट्रंप हो, इनकी बहुत छोटी सोच होती है, बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं देखते। लॉन्ग टर्म में जो मूल मुद्दे आते हैं वो मैं आपको बताऊं, ठंडे दिमाग से किसी भी बुद्धिमान आदमी, किसी भी समझदार आदमी, किसी भी एलिट क्लास के आदमी से यदि आप चर्चा करोगे तो बड़ा वही ओपन सोसाइटी, खुला समाज, रेस्ट्रिक्शंस कम से कम हो, प्रतिबंध कम से कम हो, वीमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इगेलिटेरियन सोसाइटी, समता मूलक समाज हो, मानवतावादी समाज हो, बीइंग ह्यूमन, न कि ह्यूमन बीइंग। मानव तो हम हैं, लेकिन ह्यूमन HUMANE वाला, मानवता, मानवीय। पर्यावरण शुद्ध हो। अब वो ट्रंप बोलता है नहीं, कोई पर्यावरण को, क्लाइमेट चेंज को कोई खतरा नहीं है। इंडिविजुअल के राइट्स हो, ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन हो, फेडरलिज्म एक्चुअल हो, राज्यों को छूट दी जाए। अब बीच में ममता बनर्जी बोले आप ये पैसा अगर हम 50% देंगे वैक्सीन में या 40% देंगे तो फोटो अपना भी लगाएंगे हम, केवल मोदी जी वाला फोटो नहीं चलेगा उस पे वैक्सीन के सर्टिफिकेट। ऐसे छोटी छोटी, अब ये कितनी छोटी बातें हैं। जो पैसा देगा, स्कूल बना रहे हो आप, अभी वो बोल दिया उसने, ये उद्घाटन तो हम पहले ही कर चुके तो ऐसा आपने ड्रामा हुआ था ना अभी 2-3 दिन पहले, तो क्या बचकाना, मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे लोग ऐसी चीज के ऊपर बहस हो रही है और वो न्यूज बन रही है और पूरा भारत उसको पढ़ रहा है। मतलब ये देश की समस्या है क्या? उद्घाटन इनने कर दिया कि उसने कर दिया, कोई भी कर दो भाई, जनता को सुविधा मिलना चाहिए। लेकिन चुनाव के लिए क्या क्या नहीं हो रहा, कितने तरह के ड्रामा हो रहे हैं, नाटक चल रहे हैं।
ये एक अखिल भारतीय नेता के हिसाब से या वैश्विक नेतृत्व जिसको बोलते हैं ना, विश्व गुरु, और वो सब तो भूल ही जाओ। अपने मोहल्ले के गुरु भी नहीं हो तुम एक तरह से। हमारा मूर्खता का प्रदर्शन है ये सब। मेंटल लेवल कहां चला गया? वो पढ़ाई लिखाई से आता है। देखो, स्वभाव से हम सब लोग वाकई में एनिमल हैं, ध्यान रखो। पढ़ाई लिखाई हमको इंसान बनाती है। इंसान बनने के लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, और वो भी उस लेवल की पढ़ाई लिखाई जो मैं बता रहा हूं अभी, गुण बता रहा हूं आपको। नहीं तो हम सब स्वभाव से बायोलॉजिकली एनिमल हैं। एनिमल साइंस में आते हैं हम लोगों के अंदर एनिमल ही, हम लोग एनिमल हैं। लेकिन हम चूंकि एक सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में रहने लायक हमको कौन बनाता है? हाँ, वो अंकुश लगाता है। पढ़ाई लिखाई एक अंकुश लगाती है कि आप ये काम नहीं करोगे। इसलिए अपराध जो होते हैं, आपने देखा होगा कि इस प्रकार के जो फाइनेंशियल क्राइम है, वो लोग कौन कर, आपने हर्षद मेहता तो देखा होगा। तो हर्षद मेहता कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बीकॉम था बस, जैसे तैसे। स्कूल का कोई स्कूलिंग बहुत बेस्ट नहीं था, वो स्कैम में चला गया। वाकई में जो आदमी जिसने सिविल सर्विसेज की बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, देखो जानवरपन बार बार बाहर आता है, बार बाहर आता है जानवरपन। लेकिन सभ्य व्यक्ति अपने उस जानवरपन को रोकता है, कंट्रोल करता है। काम डाउन, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉ भी जानता है। उसको मालूम है कि सजा होगी, 20 साल जेल में रहना पड़ेगा। और जेल में रहना क्या होता है, और आसानी से छूटते नहीं, और पुलिस तो कैसे भी करके पकड़ लेती है। क्या होता है, कई सारे अपराध तो नशे में होते हैं। आपने देखा, शराब के नशे में बहुत सारे अपराध होते हैं, क्योंकि उसमें वो जो पढ़ाई लिखाई है उससे वास्ता कट जाता है, समझदारी से वास्ता कट जाता है, इसलिए अपराध हो जाता है। इसलिए नशे में बहुत अपराध होते हैं। या तो व्यक्ति अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, या फिर पढ़े लिखे व्यक्ति ने नशा करके दिमाग से संबंध हटा लिया है, बुद्धि से काम नहीं ले रहा था वो, फिर अपराध कर बैठता है। और ऐसा व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा हो, अगर वो बहुत महत्वपूर्ण पद पे चला जाए, तो निर्णय कैसे होंगे? डेफिनेटली वो प्रभावित होंगे। पढ़ाई लिखाई से ही तो आपका बनता है व्यक्तित्व, पढ़ाई लिखाई से ही व्यक्तित्व बनता है। इसलिए दिक्कत आती है। ये जो हम फेस कर रहे हैं ना देश भर में, विरोध और कानून और ये उठपटांग, कुछ तो भी निर्णय जो मैच नहीं करते, ग्लोबल कम्युनिटी के साथ मैच नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ग्लोबल कम्युनिटी बहुत अच्छी है, मैं बोल रहा हूँ पूरी दुनिया में बीमारी आई हुई है, और कम पढ़े लिखे लोग राजनीति में बहुत आगे पहुंच रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया लोगों को कि उन्हीं को वोट दे रहे हैं, कम पढ़े लिखे लोगों को। समझदार लोग राजनीति में आना नहीं चाहते, वो बोलते हैं नंगे लोगों का खेल है हमको इसमें नहीं उतरना, और हम इनसे नहीं भिड़ सकते, बिल्कुल नंगे लोगों का काम है। समझदार लोगों ने किनारा कर लिया है पूरी दुनिया में। और जो आवारा किस्म के हैं, जिनका दिमाग कुछ नहीं है, जिन्होंने जिंदगी में पढ़ाई लिखाई नहीं की, ऐसे लोग बिल्कुल आगे आ रहे हैं ताल ठोक के कि हम नेतृत्व करेंगे। उसकी समस्या है ये सबसे ज्यादा। आपके घर में कोई किचन में जो है, मैं 90% 95% IAS IPS के घर में जो रोटी बनाते हैं वो लड़के बनाते हैं। आप ऐसे ही सर्वे कर लेना, कहीं से कोई परिचय हो तो आप देखना, नहीं तो आप ऐसे ही घूमने जाओगे कभी, तो वहां बाइक खड़ी रहेगी रात को 9:30-10 बजे, कोई भी बाइक स्टार्ट करके जा रहा है तो वो लड़का ही मिलेगा। मुश्किल से 4 या 5%, 10% ऐसे होंगे IAS IPS जिसमें महिला जो है वो, अब वो वहाँ उनकी लड़कियां भी होती है, बच्चियां भी होती है, ये भी होते हैं, वो सब होता है। और उसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी जब सुनने में आती है मित्रों के यहाँ से या कहीं से भी, कि वहाँ छेड़छाड़ हुई है, वो उसको लेके भाग गया है, या फलाना हुआ है, या उसके साथ भी है ठीक नहीं हुआ। अब वो सब बिजी रहते हैं, कई बार तो पति पत्नी दोनों ही IAS IPS हैं। अब वो क्या आता है, वो झुग्गी से निकल करके आ रहा है, उसका वहाँ सोशलाइजेशन भी वैसा है उसके वहां पर, और उसको उस तरह के संस्कार भी नहीं मिले, फिर ऊपर से शिक्षा भी नहीं मिली। तो अब ऐसा नहीं कि उन लोगों को रोजगार नहीं देना चाहिए, लेकिन एकदम MBA पढ़ा हुआ या एकदम जो
ग्रेजुएट है या पीजी है वो तो पीएससी की तैयारी करेगा, वो वहां रोटी क्यों बनाएगा? तो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो उसको मिलना नहीं है। इसलिए समझदार लोग जो है इस तरह से कम ड्राइवर से लेके ऐसे लोगों को परिवार के साथ कम से कम जोड़ना चाहते, नहीं तो दिक्कत आती है उनको। क्राइम बहुत होते हैं, क्राइम हो रहे हैं, दिखते हैं अखबारों में, ये चीजें कई बार नहीं आ पाती क्योंकि वो दब जाती हैं, लेकिन क्राइम हो रहे हैं। संस्कार, सोशलाइजेशन, उसको धार्मिक रूप से हम बोल देते हैं कि संस्कार नहीं है, पारिवारिक संस्कार नहीं है। और सबसे बड़ी जरूरी है कि आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, महिलाओं की इज्जत करना, मौलिक करते हुए पढ़ते ना, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। अब ये चीजें जब तक आप पढ़ाओगे नहीं कम्युनिटी को, अब मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान लोग जो है वो एजुकेशन पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे भटक जाते हैं बहुत जल्दी, और उनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो रिलीजियस वाली हो जाती है। कौन सी, वो मदरसे वाली जो होती है वो रिलीजियस ज्यादा होती है। तो वहां ये क्राइम और ये आतंकवाद की तरफ, पाकिस्तान में जो ज्यादा लोग आतंकवादी बन जाते हैं, युवा, कसाब उसका एग्जाम्पल था कि उसका ब्रेन वॉश क्यों आसानी से, हिंदू लड़के का ब्रेन वॉश इतनी आसानी से नहीं हो पाता कि तुम आरएसएस वाला भी सिखाए या विश्व हिंदू परिषद वाला भी बोले कि ये हथियार लो, ये पकड़ो, बोले पागल समझा है क्या? मतलब वो पढ़ा लिखा आदमी तो उसको डांट देगा ना, आरएसएस वाले को भी डांट देगा, तो तू ही कर ले फिर, इतना है तो मौलवी को क्यों नहीं बोल पाता? मुसलमान लड़का कसाब बोल देता, भाई तुम ही चले जाओ ना वहां, इतना ज्यादा अगर तुमको वहां जन्नत में जाने का शौक है तो तुम ही चले जाओ, इतना मौका तुम मुझे क्यों दे रहे हो भाई, इतना सुंदर अवसर तुम प्राप्त करो सबसे पहले। तो पढ़ाई लिखाई का मसला है सारा। ये जो आतंकवाद वाला जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रंप भी कम पढ़ा लिखा है, बिजनेसमैन का लड़का था, बचपन से हमारा था, और जिस बिजनेस में गया उसको डुबाया उसने, अपने बाप का पैसा उसने सब डुबा दिया और कर्जा कर लिया बहुत सारा। अब वो उन सबको सेट करना चाहता था राष्ट्रपति पद से उसके होटल वगैरह चल नहीं रहे थे, तो वो बोलता था राष्ट्रपति से जो मिलने आएगा ना, तो अमेरिका के राष्ट्रपति उसी से मिलेंगे जो ट्रंप के होटल में रुकेंगे, उससे अच्छे से 2 घंटे बात करेंगे खाने की टेबल पे। और कम से कम 400 आदमी किसी भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ आते हैं, तो 400 आदमी जब एक साथ रुकेंगे तो बिल कितना बड़ा बनेगा? तो ट्रंप के होटल चलेंगे, तो ट्रंप अपना होटल राष्ट्रपति के तौर पे चलवाता था, इसलिए उसको राष्ट्रपति रहना था। अब बात समझ में आई? क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा था। असली में योग्यता होती तो ये हरकतें नहीं करता। तो ये है प्रॉब्लम। तो पूरी दुनिया के जितने तानाशाह हैं, जितने अल्ट्रा राइटिस्ट हैं, सारे के सारे लोग बचपन से, स्टूडेंट लाइफ से पहले अपने परिवार के सरदर्द थे वो फिर वहां से जैसे तैसे भागे करे, कुछ किया उन्होंने औंधा सीधा काम, उसके बाद वो देश के सरदर्द बने वो जहां जाएंगे वहां सरदर्द बनेंगे। अब हम ताली पीटना पीट सकते हैं, लेकिन बाकी हालत खराब है। तो पढ़ाई लिखाई का मसला है सीधा, सोशलाइजेशन, एजुकेशन, वो हमको इंसान बनाती है, मानव बनाती है, एक क्या करना चाहिए, डूज और डोंट्स में अंतर बताती है। पढ़ाई लिखाई से हमको समझ में आता है कि हमको ये चीज नहीं करना चाहिए, हम फिर वो नहीं करते हैं। थोड़ा सा लेक्चर बेसिक टाइप का हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पॉलिटी की जो गंभीरता है वो इससे समझ में आएगी। एक तो देशकाल परिस्थिति से आएगी और इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि लिटरेसी की बात नहीं करेंगे तो फिर उस देश के लिए, वोटर के लिए, क्योंकि नागरिक की बात करेंगे तो वो नागरिक वोटर भी है, मतदाता भी है। अब कितने लोग, जब हम नेतृत्व में ऐसे लोगों को स्वीकार कर रहे हैं तो वोटर से क्या अपेक्षा करें कि वो बहुत पढ़ा लिखा हो, अपराध मुक्त हो और उस तरह का व्यक्ति हो। उससे ऐसा एनलाइटनमेंट कैसे एक्सपेक्टेड है? ये तो गलत, ये तो बल्कि नेतृत्व से होना चाहिए अपेक्षा, न कि वोटर से। लेकिन वोटर जब वैसा होगा तो भारत में ऐसे एजुकेशन तो बढ़ गया कि आदमी बीए कर लिए, एमए कर लिए, समझ नहीं आई, फिर भी क्राइम करते हैं, क्राइम में लिप्त हो जाते हैं। मालूम है कि इससे जेल होगी तो भी क्राइम करते हैं। अगर आपको पता चलता है कि ये खुला तार है, नंगा तार है, इसको छूने से करंट लगता है, फिर भी आप जाकर के उसका आनंद लेते हो
तो ये तो कोई मतलब नहीं रहा। तो ये कौन सा एजुकेशन हुआ? एजुकेशन वो है जो आपका रास्ता बदल दे, जिधर नुकसान हो रहा है उधर आपको न जाने दे। तो मुझे लगता है आपको अंतर समझ में आ गया होगा, पेपर ऐसा क्यों पूछा जाता है, एजुकेशन ऐसी क्यों लेनी चाहिए, क्यों इग्नू के नोट्स पढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है, और क्यों आपको द हिंदू पढ़ना चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए। ये अखबार इस युग में, अब कई लोग बोलते नहीं ऐसा हो जाए, देखो डरने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो और आपको लगता है फिर तो दुनिया बिल्कुल उल्टी जा रही है, ये सब मुंह के खाएंगे फिर लौट के आएंगे। एक क्वेश्चन हिस्ट्री वाले पेपर में भी आया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा नुकसान, वही हिटलर वाला, वो फासिज्म और नाजीज्म, नाजीवाद और फासीवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। अब हम फिर से अल्ट्रा राइटिस्ट मतलब क्या, वही हिटलर मुसोलिनी क्या थे, अल्ट्रा राइटिस्ट थे, यानी नफरत की बात करने वाला। एक वर्ग को वो देखना नहीं चाहते, इनको ज्यूज को हम देखना नहीं चाहते, बस इनको मार डालेंगे। दुनिया वही कांग्रेस मुक्त भारत यानी कि यहूदी मुक्त दुनिया। तो हम गैस चैम्बर में मार देंगे, स्लॉटर कर देंगे, उधर पूरा उनको खत्म कर देंगे। तो आप क्यों नहीं देखना चाहते भाई दूसरे वर्ग को? ये आप ही आप क्यों रहना चाहते हो, अकेले अकेले क्यों रहना चाहते हो? ऐसा क्या है? तो कई बार लोकप्रियता के आधार पर लगता है नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो, ये क्यों होने चाहिए, ये तो खत्म होने चाहिए, तो आप भी शामिल हो जाओ उस भीड़ में। अंत में फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्योंकि असली में तो कुछ होना नहीं है, असली में कुछ नहीं होना। देखो दुनिया में ऐसे बवाल 100 साल में आते रहते हैं। उधर वो आया था पहले, कौन सा फ्लू, हाँ स्पेनिश फ्लू 1918 से 20 में। अब ये आ गया कोरोना 2020, 18 से 19, 20, 21 में। वही 100 साल बाद ऐसे हुआ, ठीक वही साल अब आपको यानी 45 तक यही माहौल रहेगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, आया भी था परीक्षा, इतिहास स्वयं को दोहराता है। तो 100 साल में शायद दोहरा रहा है, इतिहास में घड़ी फिक्स कर दी है कि अल्ट्रा राइटिस्ट जो आएंगे वो 20 से लेके 45 तक तांडव मचाएंगे, फिर वो हिरोशिमा नागासाकी तक जैसा कुछ होगा, और फिर वापस ठंडक होगी कि नहीं ये ठीक नहीं है, फिर से चलो समावेशी विकास की तरफ, फिर से चलो समतामूलक समाज की तरफ, और सभी हम सब भाई बहन हैं और हम सब मिलजुल के रहें। कुल मिला के अंतिम सत्य यही है कि रहना सबको साथ में ही है, असली में कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो समझदार लोग, एलिट क्लास लोग इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। यूपीएससी का पेपर भी वहीं जा रहा है, मुझे नहीं लगता 2045 तक यूपीएससी चेंज होगा इसलिए आप लोग अपना रास्ता मत बदलो, नहीं तो पनिश हो जाओगे। पेपर तो ऐसे ही आना है, इसलिए हम जो पढ़ा रहे हैं आपको बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। अल्ट्रा राइटिस्ट कभी नहीं होगा पेपर, क्योंकि वो सच नहीं है, वो एक भ्रम है, इल्यूजन है, माया है, वो मायावी संसार है, काल्पनिक संसार है, पॉसिबल नहीं है वो कि एक वर्ग का आधिपत्य हो जाए। बहुत झंझट है भारत में, भारत एक नहीं है उस टाइप से जैसा दिखता है। जातिवाद बहुत है, ब्राह्मणों में बहुत तबके हैं खुद में, हिंदू तो बहुत दूर की बात है, ब्राह्मण अपने आप में ही बहुत उलझे हुए हैं। हमारे देवी देवता भी बहुत है, जिनके ऊपर हिंदू धर्म टिका हुआ उनमें ही इतनी डाइवर्सिटी है, वो खुद डाइवर्सिटी सिखाते हैं। सबके पवित्र पौधे सबके अलग अलग, हर जाति के पवित्र पशु अलग अलग हैं, टोटम जो होता है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। हिंदू धर्म तो डाइवर्सिटी ही है, हिंदू धर्म का मतलब ही है डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म। एक की बात करना तो हिंदू धर्म है ही नहीं। जो एक की बात होती है कि हम सब एक हैं या हम सब हिंदू एक हैं और हिंदू हिंदू एक हो जाओ, राजनीतिक आइडियोलॉजी के हिसाब से नारा ठीक है, अदरवाइज हिंदू धर्म की अगर आप शिक्षा देखो तो डाइवर्सिटी है। हर चीज के लिए अलग अलग तरह के मंत्रालय, पोर्टफोलियो है, आपने देखा ना, वरुण देवता, अग्नि देवता, कितने तरह के देवता हैं, पोर्टफोलियो है। सबसे पहले पोर्टफोलियो का जो है, हम कई बार बोलते हैं कि 1919 में आया, 1909 में पार्लियामेंटों में मैं कहूंगा वो ऋग्वेद में मिलेगा, ऋग्वेद में पोर्टफोलियो मिलेगा।
तो बहुत डाइवर्सिटी है, देवताओं में डाइवर्सिटी है, जनसंख्या में डाइवर्सिटी है। इसलिए डाइवर्सिटी प्लूरलिज्म हमारी विशेषता है भारत की, बल्कि हिंदू धर्म की विशेषता है। इसको इंडियन कल्चर कह सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट अगर वर्ड होगा तो वो होगा भारतीय संस्कृति, जिसकी हम जय बोलते हैं। तो प्लूरलिज्म की जय बोलते हैं हम लोग। प्लूरल होना, बहुलतावाद में विश्वास करते हैं हम लोग। सब अलग अलग रहेंगे, सबकी अलग अलग आइडेंटिटी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद हम सब इंडियन कल्चर हैं, भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के लिए विशेषता जब लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, तब लिखते हैं ना, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। अनेकता होते हुए भी एकता है। तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आधार है। इसीलिए तो बोलते हैं कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तब कितनी सारी चीजें लिखते हैं, सारे डिफरेंसेस लिख देते हैं हम लोग, सारे प्लूरलिज्म की बातें लिख देते हैं। किसी जाति, धर्म, वंश, जेंडर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, किसी भी आधार पर। अब कुछ मूल्य हो सकते हैं, जैसे कि कोई सोसाइटी कहे कि हम गे, होमोसेक्सुअल और ऐसे जो लेस्बियन होंगे इनको हम पसंद नहीं करेंगे, या इनकी कोई जगह नहीं है। तो ये थोड़े से मूल्य जो है आपके अमेरिका से और यहाँ से डिफर कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर एलजीबीटी वाला कौन सा आर्टिकल, वो धारा 377 वाला वो दे देता, स्ट्रक डाउन कर देता और बोलता है कि नहीं, ये सब आईपीसी में था, अननेचुरल सेक्स और वो सब, तो उससे हमको कोई लेना देना, लेकिन हम लोग इसको खत्म करते हैं, खारिज करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो उनको भी एक कदम आगे जाकर, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी पंगे में है, वो भी स्वतंत्र और निष्पक्ष वो व्यवहार नहीं कर पा रहा है। कल तो मैं बता रहा था ये। तो आलोचना तो नाक के नीचे हो रही है आपकी नीतियों की, आप जो कानून बना रहे हो उनकी। तो पहले तो संभालो। एक तो मैं तो कहता हूं यहाँ क्लास में कि कल से यूपीएससी का पेपर ऐसा कुछ पूछना शुरू कर दो, मैं गुणगान करना शुरू कर दूंगा सरकार की, क्योंकि मुझे तो बच्चों को यूपीएससी में निकलवाना है। लेकिन यूपीएससी आपको गाली देता है और गालियां गिनाने के लिए कहता है कि इसको कितनी दोगे तुम उस आधार पर नंबर दे रहा है, तो मेरे को तो गालियां देनी पड़ेंगी ना, मेरे को तो आपको गालियां गिनानी पड़ेंगी कि इसको वो देता है 10 तो तुम 15 देना, तो तुम सिलेक्ट हो जाओगे। तो वो तो मांग रहा है आपको, गालियों की संख्या मांग रहा है, आलोचनात्मक परीक्षण की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो अपने संस्थान को समझाओ। अब समस्या ये कि ये इंटेलेक्चुअल पार्ट, ये एलिट क्लास चलाता है, इसमें पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, इनका इससे कोई वास्ता नहीं है। ये लैंग्वेज समझने के लिए भी तो पढ़ना लिखना जरूरी है कि हमको गाली दी जा रही है। तो मैं यही तो बता रहा था आपको कि पंगा यहाँ हो गया, तो सारा गेम जाकर के अटक गया वहां पर। ठीक है, अब ये क्या है, थोड़ी थोड़ी कोशिश तो हुई है, थोड़ी कोशिश तो हुई है आरएसएस के द्वारा भी, बीजेपी के द्वारा भी, राइट विंग के साथ भी। राइट विंग तो कांग्रेस भी है, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस बहुत भलाई के काम करती है या बिल्कुल उद्धार कर देती है। तो 70 साल बाद आपको महिलाओं के लिए अभी भी कुछ करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर कांग्रेस कुछ कर देती तो, या दलितों के लिए कुछ कर देती, आदिवासियों के लिए कुछ कर देती, तो आप मोदी जी से अपेक्षा क्यों कर रहे हो? कांग्रेस तो कर चुकी होती, करना होता तो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि उसने भी केवल राजनीति की है, उसने कोई कुछ किया कुछ नहीं है। हाँ, संविधान में सुंदर सुंदर शब्द जरूर है, लेकिन उनका, कल मैं आपको बता रहा था, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। एग्जीक्यूशन होता तो इन तक तो, मोदी जी तक तो ये वाला लफड़ा, मोदी जी वैसे देखा जाए तो अपना बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये समय जो है 2014 के बाद वाला, ये आ जाना चाहिए था अडानी अंबानी के लेवल का। आप हम सबके पास भी अगर 10-10, 20-20 करोड़ होते और अंबानी के पास लाखों करोड़ होते तो हमको कोई दिक्कत थोड़ी होती है, पर हमारे पास हजारों में भी नहीं है और उसके पास एकदम मिलियंस में जा रहा है, इसलिए पंगा हो रहा है। असमानता की वो बहुत ज्यादा है। अगर 2014 तक हम सबके पास 10-10 करोड़ रुपए होते, प्रत्येक भारतीय के पास में 5-5 करोड़, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़, सब लोग करोड़पति होते भारत में, तो कोई खरबपति बन जाए, हमको क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत नहीं आती। लेकिन अभी भी लोग भूख से मरते हैं, अभी भी लोग दवाई के अभाव में मर जाते हैं, अभी भी कई लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है। इसका मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो अभी पूरी
नहीं हुई है, इसलिए वो जो पिछले 50 साल पहले जो होना चाहिए था वो भी अभी और डिमांड है अभी उसकी, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ गई है। वैसे वाकई में मोदी जी बिल्कुल 2014 के हिसाब से, यानी आखिर 60 साल हो गए, 70 साल हो गए अगर देश को आजाद हुए, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं वो। ये बिल्कुल सही समय है कि अमीरों को सपोर्ट करना शुरू कर देना चाहिए, अडानी अंबानी जैसे लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट करना शुरू कर देना चाहिए, जैसा अमेरिका में होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम अमेरिका नहीं बने हैं और हमने सपोर्ट शुरू कर दिया है। आलोचना क्यों हो रही, बात समझ में आ रही है? आप बिल्कुल सही हो, टाइमिंग के हिसाब से बिल्कुल सही हो, आदर्श स्थिति के हिसाब से बिल्कुल सही हो। 47 में आजाद हुए, अभी तक ऐसा हो जाना चाहिए था। आप जो कर रहे हो वैसे ही होना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। हम पर सब लोग गुजरात जैसा भी तो महसूस करें, गुजरात में जैसे लोग महसूस करते हैं वैसा पूरा भारत महसूस करे। गुजरात बिल्कुल अलग एग्जाम्पल है, बिल्कुल अलग स्टेट है वो। आप वहां से आए हो तो आपको वैसा ही लगता है कि सब जगह वैसा ही होगा, इसलिए मध्य प्रदेश वाला कहीं जाता है तो उसको लगता है सब जगह ऐसा ही होगा, फिर वो पिटाई होती है तो समझ में आता नहीं है ऐसा नहीं है। पंजाब वाले को लगता है सब जगह वैसा ही होगा, वैसा होता नहीं है। छत्तीसगढ़ को लगता है सब जगह वैसा ही होगा। छत्तीसगढ़ वाला जब बाहर जाता है तो कैसे रहता है बताओ? वो अपने छत्तीसगढ़ी अंदाज में ही रहता है, उसको लगता है। बिहारी अंदाज में ही रहने की कोशिश करता है, फिर वो वहां से संस्कार लेता है कि यहाँ के संस्कार अलग है। नहीं तो राज ठाकरे जैसे लोग और वो पीछे पड़ जाते हैं, बोलते हैं घर वापसी करो जाओ यहां से। साउथ के लोग अपने संस्कार में रहना चाहते हैं लेकिन दूसरी जगह पे जाकर के सीखते हैं। तो हर व्यक्ति जो है अपने संस्कार में रहता है। तो हम सब यदि गुजरात जितने संपन्न हो जाएं, गुजरात में जितने लोग संपन्न हैं, जितने पैसे वाले लोग हैं, तो उसका फर्क पड़ता है, ट्रिकल डाउन तो होता है, ये बात तो है। अगर बहुत लोग अमीर रहते हों तो इसलिए आप देखोगे कि जो हम लोग इधर रहते हैं थोड़ा E7 में, अरेरा कॉलोनी में, तो यहाँ जो काम करने वाली बाई मिलती है उसको 4 से 5 हजार रुपये दिया जाता है। थोड़ा सा उधर जाते हैं रोहित नगर साइड तो थोड़ा पोस्ट कॉलोनी आती है उधर, तो थोड़ा वहां पर 7 से 8 हजार रुपया दिया जाता है। आकृति इको सिटी वो एकदम 2-2, 4-4 करोड़ के मकान है, वहां 2 करोड़ से नीचे का मकान नहीं है, तो वहां पर 12 हजार रुपया दिया जाता है। किसको? जो काम करने वाली बाई है। तो ट्रिकल डाउन हुआ ना, यानी 2 करोड़ का मकान है, अगर उसमें आप काम करने के लिए जाओगे तो आपको 12-13 हजार रुपया दिया जाएगा। 1 करोड़ वाले में जाओगे तो 8 हजार रुपया दिया जाएगा, और कोई 50 लाख वाले मकान में काम करने के लिए जाओगे तो आपकी सैलरी 4-5 हजार रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसी को तो बोलते हैं ट्रिकल डाउन, कि अगर ऊपर वाले में बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा तो आप तक अपने आप वो ट्रिकल डाउन होना है। तो उसमें बुरा नहीं है, वो बिल्कुल सही कंसेप्ट है और होता है, ये ऐसा होता है। तो इस हिसाब से तो मोदी जी की सोच बिल्कुल ठीक है। लेकिन भैया सबसे पहले जो पूरा देश है उसको गुजरात बनाओ सबसे पहले, तो फिर अमेरिका बनाना। अब बिहार ही है, मध्य प्रदेश ही है, पंजाब ही रह गया, उत्तर प्रदेश ही रह गया। जिसकी भुखमरी जैसी है वहां जातिवाद, गौर जातिवाद है तो गौर जाति। अब गुजरात में जातिवाद का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो अमेरिका में जाकर के तरह तरह के रेस्टोरेंट में खा के गाय भी खा के आ गया, अब वो यहां जो है वो दलित से क्या छुआछूत करेगा? तो गांवों में तो मिलेगा छुआछूत, लेकिन शहरों में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, बड़ौदा में, वहां वो सब चीजें नहीं मिलेंगी। तो अमीरों की दुनिया में बिल्कुल अलग प्रकार का माहौल होता है, और जो गरीब है, जो जिनके पास मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है अभी, उनके साथ आप उस तरह से बातचीत नहीं कर सकते। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि 1-2 मैंने देखे हैं IAS IPS जो बहुत स्ट्रगल के बाद IAS IPS बने। उनकी माँ वही घरों में बर्तन मांजती थी या काम करती थी, या उनके पिता भी बहुत बुरी कंडीशन में थे। बचपन उनका बहुत वही झुग्गी जैसे, झोपड़ी जैसे इलाकों में गुजरा। ऐसे IAS जो है, IAS IPS बनने के बाद बड़े डाउन टू अर्थ है। मैंने देखा कि वो हवा में उड़ते ही नहीं है। उनको IAS वाला पोस्ट या IPS वाला पोस्ट उनको वो बिगाड़ता नहीं है, वो दारू पार्टी नहीं करते,
वो दूसरे प्रपंच में नहीं पढ़ते। वो क्या करते हैं, वो जब भी समय मिलता है स्कूलों की तरफ भागते हैं कि स्कूल कैसे चल रहा है, सरकारी स्कूल कैसे हैं, सरकारी अस्पताल कैसे हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनकी माँ उनको सरकारी अस्पताल में ले जाती थी, वो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो उधर ही भागते हैं। और कोई आदमी अगर वही फ्लाईओवर के नीचे पढ़ा रहा है झुग्गी के बच्चों को निःशुल्क, तो उसके साथ पहुंच जाते हैं और खुद पढ़ाने लग जाते हैं, क्योंकि वो उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए। और वो मैं बता रहा हूं, सावन का अंधे को अरे यरा सोचता है, तो कोई अगर वहां से आया अमीरी से और वहां से, तो उसमें जो घृणा का भाव है वो बना रहता है, वो एथिक्स के पेपर से नहीं जाने वाला। आप केवल एक एथिक्स का पेपर रख दोगे उसमें एथिक्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ आते नहीं है, क्योंकि वो सावन का अंधा है, तो वाकई में उसको हरा यरा सोचता है। वो उस समय भी नफरत करता था गरीबों से, ये बहुत गंदे लोग हैं, ये साफ नहीं रहते, ये हाथ नहीं धोते, इनसे बात करेंगे बीमार हो जाएंगे। उनके माँ बाप ने सिखाया बेटा इनके साथ नहीं जुड़, इधर आओ, तुम उनसे बात कर रहे थे, वो कितने गंदे हैं, वो बचपन से ऐसा सिखाया, माँ ने सिखाया इनसे दूर रहा करो, पिता ने सिखाया। अब IAS IPS बनने के बाद आपको लगता है कि वो बिल्कुल उनके साथ जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ सकते। और एजुकेशन वही BBA MBA टाइप का ऐसा कुछ हुआ है, तो BCA किया है, तो उसमें फिर वो कुछ सिखाया नहीं गया। नहीं तो प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ते उसमें समझ में आता, वो बूढ़ी काकी पढ़ते या और कोई वो पढ़ते जिसमें कि जूठन खाती है, वो कौन एक महिला थी वो जूठन खाती थी, यानी कि सब लोग खाना खा लेते थे, एक जगह पत्तल फेंक देते थे, फिर उसमें से वो चुन चुन के खाती थी। तो वो पढ़ता तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कंपेशन आता कि ऐसे भी लोग हुए हैं, ऐसी जातियां भी हैं, ऐसी कम्युनिटी हैं जो जूठन खाती है उससे पेट भरती है। तो क्या फिर उसके अंदर विचार आता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लिमिटेड खाना लें, जितना खा सकें, और फिर बचा हुआ खाना उसको बिना जूठा किया हुआ उसको दे दें जो एक्स्ट्रा है। तो क्या इस तरह का रिफॉर्म नहीं हो सकता सोसाइटी में? तो इसलिए खाने के बैंक चलते हैं, फूड बैंक चलते हैं, आपने देखा कई लोग चलाते हैं, रोटी बैंक चलाते हैं कि आपके घर में अगर रोटियां बच जाती तो रोटी बैंक में जाके जमा करा दो, हम उसको फिर गर्म करके फिर किसी को बांट देंगे। शादी का बचा हुआ खाना सोशल मीडिया पे खूब आता है कि उसके यहाँ शादी हुई, बहुत सारा बचा हुआ खाना था, उसने जाके वो कर दिया। अब ये जो काम करने वाले लोग ये हैं जो जिन्होंने जो जूझे हैं उन परिस्थितियों से, या उन्होंने रोटी के बदले मरते हुए देखा। मैंने कहा ना वो रोड जो है वो बनाता फिरता है क्योंकि उसका बच्चा एक्सीडेंट में हुआ है, डेथ हो गई उसकी गड्ढे की वजह से, तो अब उसने एक जिंदगी का एम बना लिया है कि मैं सारा काम छोड़ करके वो रोड के गड्ढे बंद करने का काम करता है, क्यों और कोई काम नहीं है उसको। उसने फील किया है, समानुभूति, इम्पैथी, दूसरे के जैसा अनुभव करना कि एक भूखा आदमी के इलाज के अभाव में तड़पता हुआ आदमी कैसा महसूस करता है। इसलिए स्थान विशेष का, समय विशेष का और कंडीशंस का बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी तैयारी पे, खास करके 4th पेपर और पॉलिटी में भी, क्योंकि एग्जीक्यूशन तभी होगा जब आप उसको कॉम्पेशन के रूप में लोगे। लेकिन कब लोगे? जब आपके साथ बीता हो। तो क्या नहीं बीता है तो फिर हम लोग दुर्भाग्यशाली? नहीं, महसूस करो, पढ़ो द हिंदू, कंडीशन पढ़ो। फिर आप कहोगे नहीं नेता तो इस तरह की बात कर, नेताओं को अपनी दुकान अलग से चलानी, वो धर्म को आगे रख के अलग तरह का प्रॉब्लम है। असली में भारत दूसरा है, लोग वंचित हैं, अभी भी डिप्राइव्ड हैं, बहुत बुरी स्थिति है लोगों की, उनको दिया जाना चाहिए। आधार कार्ड क्यों जरूरी है? आधार कार्ड को इससे जोड़ दो, उससे जोड़ दो, ये गरीब विरोधी हो जाता है। आपने पता है ना, एक महिला को जो है अपने बच्चे की मृत्यु हो गई, उसके बच्चे की, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं था और उसको राशन नहीं मिल पाया था। घटना हुई थी ना, राशन वाले ने मना कर दिया, बोले तुम्हारे पास आधार नहीं है। बोले नहीं मेरे पास ये राशन कार्ड है, इसे दे दो। बोले नहीं आधार लेके आओ तभी जाके मिलेगा, और उसका बच्चा भूख से मर गया। तो आधार का उद्देश्य क्या था? सुविधा देना या वंचित करना? आधार का भी क्या उद्देश्य था? योजना का उद्देश्य क्या है? खाद्यान्न पहुंचना चाहिए घर घर, राशन वितरण होगा, तो उद्देश्य तो भूख से बचाना था, लेकिन यहां तो भूख से ही मर गया योजना के होते हुए भी, क्योंकि आधार बीच में आ गया था। तो इसलिए आधार और दोनों को लिंक करने की जो बात है, तो फिर वो बोले आइडेंटिटी ट्रेस हो जाएगी। तो कई लोग बोलते हैं हम तो भाई देखो हमने अगर कुछ गलत नहीं किया और सरकार अगर दोनों को जोड़ भी देती है
और सरकार को हमारा डेटा पता भी चल जाता है कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा नाम क्या है, और सब कुछ सच है। और अगर उनको पता चल जाए तो क्या दिक्कत है? लेकिन जितनी ज्यादा चीजें सरकार को पता चलती है तो ऑथोरिटेरियन सरकार बनने का संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सत्ता में अथॉरिटी बढ़ाने की और सुप्रीम होने की और सोवरेन होने की आदत ज्यादा होती है। फिर वो जो सोवरेनिटी जनता में निहित है वो किस में पहुंच जाएगी? अथॉरिटी में पहुंच जाएगी। आपका RFID से आपका जो वो ट्रेस होता है, जगह जगह आप जाते हो तो गाड़ी पे वो लगा रहता है कार्ड आपका, फास्टैग, तो लोकेशन आपका ट्रेस हो रहा है कि आप कहां से निकले, अभी आपकी गाड़ी कहां थी, अब कहां चली गई है, कहां पहुंच गई है। कार्ड आपके तमाम अगर जुड़ गए तो आपका सब कुछ ट्रेस होने लग जाएगा, आपका बिहेवियर टेस्ट होने लग जाएगा। फिर हेल्थ वाला कार्ड वो जो जुड़ रहा है उसके साथ हेल्थ डेटा, लैंड रिकॉर्ड वाला डेटा। अगर किसी डॉक्टर को यह पता चले कि इस व्यक्ति के पास में 4.5 करोड़ की संपत्ति है, सरकार को या जो डेटा को मिसयूज करते हैं, 4.5 करोड़ की संपत्ति है और इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या बोलेगा कि इसको फ्यूचर में हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है 1 साल में या 2 साल में। आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम से बचा लेंगे। मान लीजिए केवल 6 महीना और जिंदा रहेगा उस ऑपरेशन के बाद, तो उसके बाद मैसेज जाने लग जाएंगे हेल्थ चेकअप के, हार्ट चेकअप के। और सिलेक्टिव कंपनियां जो जुड़ी रहेंगी सरकार से या कोई अंबानी अडानी टाइप के, वो ही उसको मैसेज करेंगे एक तरह से, तो व्यापार होगा आपके डेटा का। बीमारी पता चल जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे हो सकता है 2 करोड़ रुपया इलाज के नाम का ऑपरेशन और सब तरह की चीजों का, क्योंकि आपका लेवल भी पता चल गया कि आपके पास पैसा कितना है, आप कितना खर्च कर सकते हो जिंदा रहने के लिए, और आप कितना जिंदा रहे। व्यक्ति 70 साल का था, वो 71 साल तक जिंदा रहा, और टोटल संपत्ति जो 3 भाइयों में बंटनी थी 1.5 करोड़, अब बचा केवल 2-2.5 करोड़, और उसको केवल 6 महीने ज्यादा जिंदा रखने के लिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। एक एग्जांपल दिया मैंने। तो डेटा जो है फ्यूचर में, डेटा का गेम है पूरा का पूरा, गिग इकोनॉमी से जुड़ा हुआ। तो आने वाले समय में डेटा का ही गेम होने वाला है। और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अभी आया नहीं है, उससे पहले डीएनए बिल भी, आपका डीएनए भी सरकार को पता चल जाए, आपका मूवमेंट सरकार को पता चल जाए, आपका पैसा सरकार को पता चल जाए, आपका एड्रेस सरकार के पास हो, आपकी फसलों का हिसाब किताब सरकार के पास हो, आपका खेती के हिसाब के, तो प्राइवेटाइजेशन होना कितना आसान हो जाएगा, प्राइवेट लोगों को प्रॉफिट पहुंचाना कितना आसान हो जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल की चेन को और उनको फार्मास्यूटिकल वालों को और मेडिकल वालों को और उनको फायदा पहुंचाना कितना आसान हो जाएगा। अभी सहज रूप में होता है, नेचुरल होता है। अभी हम लोग ह्यूमन बीइंग के तौर पर जो हम डरते हैं या शंकाएं होती है, उस आधार पे हम लोग जाते हैं और उस आधार पे वो संयोगवश कोइंसिडेंटली व्यापार करते हैं। बाद में पूरी तरह से मैनेज्ड ट्रेड हो जाएगा, मैनेज्ड व्यापार हो जाएगा, पूरा का पूरा पूरी तरह से मैनेज्ड होगा, मार्केट ओरिएंटेड और डिजिटली होगा और डेटा बेस्ड होगा। तो जिस आदमी के पास जितना डेटा खरीदने के लिए सरकार के साथ जितना संपर्क, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जिसने जितना ज्यादा इन्वेस्ट किया, वो सरकार उसको उतना डेटा लीक करेगी या उसको साझेदार बनाएगी। और नंदन नीलेकणी टाइप के लोगों का और इनका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। हालांकि वो कांग्रेस ने शुरू किया था, यहां बीजेपी को दोष नहीं दे सकते। आधार कार्ड भी मोदी जी तो विरोधी थे, और मोबाइल नंबर तो हो ही गया। मोबाइल से आपका सारा डेटा बैंकिंग का भी जुड़ा हुआ है, टैक्स का भी जुड़ा हुआ है, टैक्स में भी वही ओटीपी वेरिफिकेशन है, आधार के साथ भी उसी टाइप का ओटीपी वेरिफिकेशन है। तो मोबाइल सबसे जुड़ा हुआ है, वो सबको जोड़ने का काम मोबाइल कर रहा है। तो जो समय आ रहा है ना
ये उस हिसाब से आ रहा है कि देश डेवलप हो चुका है, सब लोगों के पास खाना पहुंच चुका है, सबके पास दवाइयां हैं, सब लोगों के पास रोजगार है, गरीब कोई बचा नहीं है, शिक्षा की और सबकी समान सुविधाएं सबके पास है, चिकित्सा की सुविधाएं समान है, भुखमरी लगभग खत्म हो गई है, गरीबी लगभग खत्म हो गई है। तब ये सब होता तो इतना बुरा नहीं होता, लेकिन अभी बहुत सारा पिछड़ापन है। इसलिए जो हम पॉलिटी पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना, उसमें एथिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत है। तो आज मैं इसको खत्म कर रहा हूं, एथिक्स फ्रॉम पॉलिटी वाले को। अब हम शुद्ध रूप से पॉलिटी शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगली बार से जो सैटरडे को लेक्चर होगा वो पॉलिटी बेस्ड होगा, प्रीएम्बल और उससे शुरू करेंगे। लेकिन मैं आज एथिक्स के साथ अंतिम लेक्चर इसलिए बता रहा हूं कि उसका इंपॉर्टेंस कितना है। उसके बिना एथिक्स विदाउट पॉलिटी विदाउट एथिक्स क्या हो जाएगा? डिजास्टर होगा, डिजास्टर हो जाएगा। जनसंख्या की जो नीति है, एक थोड़ा सा और डिस्कस कर, मैं थोड़ा करंट अफेयर्स की सारी चीजें ले, आप द हिंदू से मैच कर रहे हैं, सब चीजों को चल रहा है ना ये सब। हाँ, यही सब हो रहा है। जनसंख्या का बहुत आ रहा है। एक तो हम लोगों ने जो फर्टिलिटी रेट वाली जो बात आती है, तब वो स्टेबलाइजेशन के लिए आती है, तो 2.1 रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट क्या हो गया? 2.1, तो वो हो गया 2। मुसलमानों में भी जो सर्वे आ रहे हैं वो है 2.3 के आसपास। अभी उनका 3.4 और 4 पॉइंट कुछ एक समय में हुआ करता था, लेकिन वो भी अब 2.3 तक आ गए, यानी कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। पर यहाँ जो मूल अंतर आपको दिखाई पड़ेगा, ये कोई डिस्कस नहीं कर रहा, द हिंदू ने भी ये डिस्कस नहीं किया और ना ही इंडियन एक्सप्रेस में, मैंने किसी आर्टिकल में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको इसका मूल अंतर बताना चाहूंगा। 10% का डिफरेंस हिंदू और मुसलमान में आता है फीमेल फेटिसाइड का। हिंदू लोग फीमेल फेटिसाइड करते हैं, मुसलमान लोग कन्या भ्रूण हत्या नहीं करते। हिंदू लोगों में कन्या भ्रूण हत्या होती है, ये बहुत बड़ा अंतर है। देखो, कन्या ही बच्चे को जन्म देने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, इसलिए जो 2.1 की बात लेके आए वो प्रत्येक महिला के ऊपर है, पुरुष के ऊपर नहीं है। एक महिला 2.1 बच्चों को जन्म देगी तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। अब इंडिया का कितना चला गया? 2। इसका मतलब स्थिर तो नहीं रहनी है, अब भविष्य में जनसंख्या घटनी है, क्योंकि जैसे जैसे विकसित देश बनते हैं, लिटरेसी आती है, विकसित औद्योगिकरण बढ़ता है, गरीबी मिटती है, वैसे वैसे फर्टिलिटी रेट डाउन होता है। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कितना हो जाएगा? अगली बार 2031 में यदि जनगणना होगी, अभी तो वो स्किप करना चाहते हैं, बोलते हैं कि वैक्सीनेशन डेटा और इन सब से शायद हो जाएगा, सेंसस का काम हो जाएगा। अब ये बहुत मोटा अंदाज है, ये पढ़े लिखे नहीं होने का कारण ये समझ में आ रहा है ना। ये इस टाइप के तुक्के लगाते हैं, फिर वो जब किसी तैयारी नहीं होती तो उसके कितने तुक्के लगते हैं? 25-30 सही होते हैं 100 में से। बाकी तुक्का लगाते समय उसको लगता है कि वो सही है वो तो बाद में जब वो आता है आंसर शीट तो पता चलता है कि ये गलत हो गया। हाँ, अब पढ़ने लिखने वाले के फिर भी 50-60 सही हो जाते हैं, ठीक है, उसके डबल होता है सही। तो ये फिर तुक्का है। तो एक तो जनसंख्या नीति पे समझ लीजिएगा, पॉपुलेशन पॉलिसी आज भी कुछ आया था, कल वाले में था, ज्योग्राफी वाले में पॉपुलेशन एजुकेशन। तो ये बहुत जरूरी है। वो सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। सबसे पहले तो इनको एजुकेट कराओ, होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, इन सब से कि हो क्या रहा है, तुम प्रयास क्या कर रहे हो। बाद में इनाम दोगे कि शादी कर लो भैया, 25 लाख रुपए देंगे, घर बना के देंगे, और बच्चा हो गया तो 25 लाख और देंगे हाँ, साउथ कोरिया में है, कई देशों में है। लोग विनती करते हैं, विनती कर रहे हैं युवा लोग। वो अमेरिका वाले बोल रहा है, कल मैं पढ़ रहा था कहीं कि कुत्ते बिल्ली को पाल करके पेरेंट होने का एहसास करते रहते हो, बुढ़ापे में क्या होगा, कुत्ते बिल्ली फिर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और सब लोग ऐसे उसी को बेटा कहते हैं, कुत्ते को ही, उसी को बिल्ली को बेटा बेटी, और उसी को पाल रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, महंगे शौक उनके सारे पूरे कर रहे हैं। मार्केट में बहुत, यहाँ भोपाल में भी बहुत बड़ा मार्केट है इसका, कुत्ते बिल्लियों के लिए फूड, उनका स्पा क्लिनिक, मतलब पेट क्लिनिक, और बहुत जबरदस्त है। मैंने कहा ये तो फिर केवल कुत्ते बिल्लियों को रिप्लेस कर देना इंसानों के साथ में, मतलब जो गरीब झुग्गी और उनका तो आदमी, वाकई में गरीबी खत्म हो जाए। वाकई ये कृत्रिम गरीबी है भारत की, मोदी जी जानते हैं तो इसीलिए वो करते, तो बहुत जबरदस्त हो रहा है। तो
ये जो बड़े विकसित देश हैं ये इससे जूझ रहे हैं। अगर हमने पॉपुलेशन पॉलिसी में ज्यादा गड़बड़ करने की कोशिश की, 2 बच्चा नीति लाए या और कुछ किया, कठोर कानून बनाने की कोशिश की, हम रोएंगे फ्यूचर में। आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद लोग 21 साल जो हमने किया है इसमें एक बहुत बड़ा होगा। ठीक है, महिलाओं को जो प्यूबर्टी के बाद जो मुसलमानों को लगता है कि एक ये मुद्दा पे देख लीजिएगा 18 से 21 करने वाला, तो आज थोड़ा करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी हो जाएगा। तो 18 से 21 करने में उनका सीधा टारगेट है मुसलमान महिलाएं, क्योंकि वो 15.5 साल में प्यूबर्टी पे आते ही उनका विवाह उचित माना जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से, कोई उसको इलीगल नहीं मानता। तो ये तो बाल विवाह हुआ, और बहुत जल्दी विवाह हो गया तो बच्चा भी 16 से ही शुरू हो गया। मान लीजिए 17 में तो 2 बच्चे हो गए, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, तब तक 21 तक आते आते हो सकता है 3 या 4 बच्चे हो जाए। तो जनसंख्या वृद्धि तो हो गई। और अगर रोक के रखा गया 21 साल की उम्र तक, तो एक तो वो ग्रेजुएट होने की संभावना है उसकी, नहीं तो 12वीं तक तो पढ़ लिखने की संभावना बढ़ जाती है, और हो सकता है वो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने से मना कर दें। और 21 साल के बाद शादी होगी तो वो जो रिप्रोडक्टिव जो एज है और जो प्रोडक्टिविटी वाला जो जनसंख्या वाला है वो फिर कम हो जाना है। तो बच्चों की संख्या पे एकदम नियंत्रण आएगा। तो अभी जो उस कानून को लाना है उसका जो टारगेट है, क्योंकि हिंदुओं में तो 18 साल से कम ही है, 18 साल से कम वाले बहुत कम केसेस मिलेंगे, ठीक है। और अगर ये 21 साल कर दिया जाएगा तो एक तो ये भी समानता हो गई कि पुरुष भी 21 में कर रहा है, महिला भी 21, तो दोनों बराबर हो गए। तो इसको चाहे वीमेन एम्पावरमेंट के नाम पे मान लो, लेकिन यहाँ निगेटिव जो जाएगा वो ये जाएगा कि आने वाले समय में जनसंख्या एकदम गिरेगी। तो जो एकदम गिरेगी फिर उसको फिर आप वही प्राइस रखोगे, या सरकार उस समय की जो होगी वो पॉलिसी बनाएगी, कुछ नहीं। तो एक तो ये आपको समझने वाली बात है। दूसरी चीज मैं बता रहा था कि वो जो फर्टिलिटी रेट में जो 2.1 जो रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि पुरुष एक रिप्लेस होगा और एक महिला रिप्लेस होगी, तो 2 बच्चे मिलके उसको रिप्लेस करेंगे, यानी उनकी मृत्यु होगी तो 2 बच्चे आपने दुनिया को दिए और आप 2 लोग चले गए दुनिया से, डिलीट हो गए। 0.1 इसलिए कि थोड़ी मोर्टेलिटी होती है और थोड़ा इम्बेलेंस होता है, तो 0.1 उस हिसाब से रखा गया। अब वो आ गया है नीचे, और मैंने सबसे बड़ा कारण बता दिया फीमेल फिटिसाइड केवल हिंदुओं में। इसलिए हिंदुओं का हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों में 2.3 और 2.4 जा रहा है, तो हिंदुओं का हो सकता है 2 ना हो, वो 1.8 और 1.9 हो, तब जाकर के वो 2 है ना एवरेज, 2 का एवरेज उससे बनता है। तो इसमें फीमेल फिटिसाइड का बहुत बड़ा रोल है। तो मुसलमानों की जो आबादी बढ़ रही है, या फर्टिलिटी रेट जो ज्यादा, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट जो आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसमें एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने फीमेल फिटिसाइड नहीं किया है। तो ये जो रोकने का जो तरीका है ये निगेटिव तरीका है, कन्या भ्रूण हत्या। ये कोई जश्न मनाने की और खुश होने की बात नहीं कि हिंदू काफी अच्छे से रोक लेते हैं, क्योंकि आपने महिला को मार दिया, कन्या को जन्म होने से रोक दिया, मतलब आपने 2 बच्चों की संभावनाओं को समाप्त कर दिया ना। 2 बच्चे तो होते कम से कम उसके, तो वो समस्या आपने, अगर पुरुषों को भी उतना ही वो करते, पुरुषों को भी अगर आप उतनी मात्रा में मारते, ऐसे ही रैंडम अगर आप फिटिसाइड करते, तो फीमेल और मेल को डिस्क्रिमिनेट करने के बजाय, तो फिर क्या होता, तब बात समझ में आती। लेकिन वो वाला नहीं हो रहा, भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। तो ये मुद्दा अभी तक अखबारों में नहीं है, तो थोड़ा सा इसको भी आप अपने उसमें हाईलाइट कर सकते हैं। कहीं एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा, तो आप जो नोट्स बनाएंगे उसमें ये वाला जोड़ दीजिएगा, तो इससे समझ में आएगी। हिंदुओं के लिए एक सुधार की आवश्यकता है। जैसे सती प्रथा का अंत हुआ था, हम लोगों के लेक्चर में यही सब थे ना, हिस्ट्री वाले आपने देखे होंगे। हमने हिस्ट्री का जो लेक्चर दिया था, हमने क्या कहा था, क्या पढ़ने की जरूरत है, हिस्ट्री के पेपर में देखा था आपने। हमने सबसे ज्यादा क्या पढ़ा है, राजा राम मोहन राय, ये यंग बंगाल मूवमेंट, यही सब पढ़ा है कि नहीं। इनको 2-3 बार पढ़ा दिया इन्हीं दिनों में हमने। और फिर गांधी का हमने कहा गांधी के बिना वो पूरा होगा नहीं। ये सारे के सारे मुद्दे, और हमने कहा था वेलफेयरिस्टिक अप्रोच, और ये और वो जो मानवतावादी, इसके सिवा तो कुछ है नहीं ना प्रशासन में, और कुछ बचा नहीं है।
तो कन्या भ्रूण हत्या को कैसे सपोर्ट कर सकते हो आप? हिंदुओं में कम हो रहा है तो क्या शाबाशी दोगे? और मुसलमानों ने कन्या भ्रूण हत्या नहीं की इसलिए 2.4 है तो उनको जिम्मेदार ठहराओगे? तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो, तुम निगेटिव तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। तरीका ठीक नहीं है जनसंख्या कंट्रोल करने का। ये पहले तो अपना तरीका ठीक करो, फिर उपदेश देने के लिए आगे आओ। और जहां मुसलमानों की बात है उनमें भी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, उनकी भी नौकरियां लगेगी, औद्योगिकरण होगा, समझदारी का विकास होगा, तो वो भी जो है ज्यादा बच्चे नहीं चाहेंगे। उसके लिए अलग से कोई नीति वीति बनाना और ये सब करना सब बकवास चीज है। नहीं तो हम भी चीन की तरह पछताएंगे, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज की तरह पछताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा धार्मिकता, हर चीज में धर्म का पुट देना ठीक नहीं होता, थोड़ा रैशनल बनने की जरूरत है। निबंध भी था रैशनैलिटी वाला, मैंने आपको बताया कि जो यथार्थ होता है वही रैशनल होता है। उसका निबंध देख लेना, आपने नहीं देखा हो तो देखना, निबंध लिखना सीख जाओगे। इतना जब लंबा थॉट प्रोसेस आप जनरेट कर ही नहीं पाओ, उसके लिए पढ़ाई चाहिए। कई सालों की पढ़ाई के बाद हम इतने सारे एग्जाम्पल दे पा रहे हैं, आपको एक साथ दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पे, तो उसको धारण करो। ये स्टाइल आज तक इंडिया में किसी ने विकसित नहीं किया, हमारा खुद का विकसित किया हुआ, हमको किसी ने सिखाया नहीं है कि इस तरह से थॉट प्रोसेस का। बड़े बड़े आंसर भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, डील कर सकते हो। नहीं तो कई बार टॉपिक इतने ब्लंट होते हैं और सादे होते हैं ना कि उस पर विचार ही नहीं चलते। तो आज की बातचीत बड़ी व्यावहारिक थी और मैंने पढ़ाई के उसमें नहीं उलझाया, नहीं तो मैं आपको अनुच्छेद में उनमें ले जाता। तो मैं चाह रहा था कि एथिक्स की अंतिम बात आज इस रूप में खत्म करें। चलिए आज की बात यहीं समाप्त कर।